अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं ज़ारा अंसारी। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत सूबाई हो या वफाकी, इक़्तिदार में आए 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इन 6 माह के दौरान मुल्क को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस जूं के तूं हैं। आवाम के लिए अपनी बेबसी से लेकर हुक्मरानों की बेहिसी को चैलेंज करना नामुमकिन हो चुका है। इसी आवाम के नाम आज का ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम मुख्तलिफ होगा, इसमें आपकी फीडबैक हम शामिल करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे और आपकी लाइव कॉल्स लेंगे। आपको बताते चलूं आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे ट्विटर और फेसबुक आईडीज इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उसके थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। SMS भी टाइप कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको टाइप करना है LDSM स्पेस मैसेज और इसको सेंड करना है 8888 पर। इसके साथ साथ आपकी लाइव फोन कॉल्स भी लेंगे। नंबर मैं आपको बता दूं, ये है 0213 2270 और 6 तक आप इसको डायल कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, डॉक्टर साहब की जानिब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से, आप ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि लाइव कॉल्स आना शुरू हो जाएं, SMS आना शुरू हो जाएं और आप उनके जवाब दें, पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि MQM के बयानात सामने आ रहे हैं सिंध की तकसीम को लेकर। कल कायद अल्ताफ हुसैन के बयान सामने आए, आज फिर फारूक सत्तार साहब की स्टेटमेंट्स भी सामने आई। ये मामला क्या है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने तो कल भी कहा था कि इस बात को बहुत सीरियस ना लें। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ये स्टेटमेंट्स हमेशा आती रहती हैं। जब और करने को कुछ ना हो ना, लोगों के पास कौम में करने के लिए कुछ ना हो, लीडरान के पास करने के लिए कुछ ना हो, तो कालाबाग डैम छेड़ दें, सरायकी सूबा छेड़ दें, पाकिस्तान कैसे टूटा था, पाकिस्तान कैसे बना था, कायद आज़म, ये टॉपिक्स आप निकाल के दराजों में से छेड़ दें जब करने के लिए कुछ ना हो। और इससे जाहिर ही होता है, बिल्कुल वो बगदाद वाली सूरत हाल है ना कि आप हलाकू खान आ रहा है हमला करने और वहां बहस हो रही थी कि जी कव्वा हलाल है या हराम है। तो ये इस वक्त कौम उस मोड में आ चुकी है, हमारी कौम बदकिस्मती के साथ, कि इतने सारे इश्यूज हैं, पूरी दुनिया देख रही है एक न्यूक्लियर पार्क के अंदर क्या हो रहा है, सेक्टेरियन वायलेंस, किलिंग्स, महंगाई, मार, और यहाँ आपकी क्या बहस चल रही है। मतलब वो बहस अब पता नहीं कितने साल से चल रही है, खुदा जाने। उस पर GSM भी बनी, उस पर MQM भी बनी, लिसानियत से कौमियत में जाते हैं, कौमी से लिसानियत में जाते हैं। फिर मेरा ख्याल है ये MQM के दोस्तों से भी गुजारिश है, और जो रिएक्ट कर रही है पीपल्स पार्टी और कौम परत, उनसे भी गुजारिश है, खुदा का वास्ता, यानी इसमें होगा कुछ नहीं। बात हुई ना, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, परसों फिर मिलेंगे, गले वले मिलकर आपस में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 2-3 दिन में एक तो लोगों का दिमाग खराब होगा और निकलेगा इसमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये फजूल बातें हो रही हैं बिल्कुल, और ये उनको मना लेंगे, उनको मना लेंगे, ये 2-3 दिन बस ये टॉक शोज, ये टीवी पे खेल में चलेगा। ये इससे सिर्फ जाहिर क्या हो रहा है, इससे जाहिर ही हो रहा है कि आपकी जो एलीट क्लास है, जो आपका हुक्मरान तबका है, वो कितना नॉन सीरियस है, किस कदर नॉन सीरियस है, ये पूरी दुनिया में ये दिखा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात यहाँ जरा बताता हूँ, सूबों के हवाले से जो आपने बात की, पाकिस्तान के सूबों के हवाले से ANP, पीपल्स पार्टी, MQM, GSN, ये सारी पार्टियां तो सियासत कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के सूबों के हवाले से आपके यहाँ पेपर्स तैयार हो चुके हैं। अच्छा। 80 और 90 की दिहाई में, और जब भी पाकिस्तान में आगे सूबे बनेंगे तो उन पेपर्स को सामने रख के बनेंगे जिन पे काम हो चुका है। 2 पेपर्स बने थे 80 और 90 की दिहाई में। 80 की दिहाई में ये बने थे पेपर्स, और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि एक में 26, एक में आया था कि 26 सूबे बनाए जाएं पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा ये आया था कि उसमें 16 बनाए जाएं, 16 सूबे। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि 26 और 16 सूबे बनेंगे, लिसानी बुनियादों पे नहीं बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बनेंगे, और उस वक्त बनेंगे जब पाकिस्तान में सदारती निजाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और ये पेपर्स बनाए थे आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने। इस्टेब्लिशमेंट से मेरी मुराद है कि ये ज़ियाउल हक साहब के दौर में इसके ऊपर पूरी वर्किंग हुई थी। सूबे जब बनेंगे तो उसके मुताबिक फिर कोर्स डिसाइड होंगी, फिर फौज की रीडिप्लॉयमेंट्स होंगी, फिर पूरा एक पेपर बना था। उसमें नवाबजादा, फिर जो पॉलिटिकल लोग थे, नसरुल्लाह खान साहब का इनपुट लिया गया था, वली खान साहब का इनपुट लिया गया था। प्रॉब्लम ये आ गई थी कि अगर ज्यादा सूबे बन गए तो फिर पंजाब के अंदर ज्यादा सूबे बन जाएंगे, जाहिर है, और फिर उसके ऊपर मसले, उसके ऊपर मतलब एक पूरी मौजूद है और लंबा पूरा प्रोसेस हो चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसके अंदर सदारती निजाम आएगा। और फिर जब ये बात हुई कि जी चूंकि सूबे ज्यादा पंजाब से होंगे तो सदारती निजाम कैसे आके बैलेंस करेगा पूरे मामले को, तो उसके ऊपर फिर ये ज़ियाउल हक साहब की तरफ से और फौज की तरफ से बात गई थी कि जब ऐसा करते हैं कि इसको अल्फाबेटिकली सदर को बना लिया जाए, यानी पहले 4 साल के लिए एक
सदर हो, बी से हम स्टार्ट करते हैं, बलूचिस्तान से अल्फाबेटिकली, फिर हम बी से चले जाते हैं आगे, और 16 साल के इस घेरे के बाद हम दोबारा सदर को ले आएंगे किसी और सूबे से। तो इसके ऊपर आपकी फौज, आपके मुल्क की स्टैब्लिशमेंट के पास पेपर्स मौजूद हैं, होमवर्क हो चुका है। गुजारिश सिर्फ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काइंडली जनरल राहिल शरीफ साहब से या जो फौज के अंदर लोग हैं उनसे पूछ लें कि ये 16 सूबे और 26 सूबे के ऊपर जो पेपर आपकी स्टेट ने तैयार किया था और जिसको लिंक किया था प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ, और ये सिस्टम कुछ मिलता था अमेरिकन सिस्टम के साथ। वहां पर स्टेट्स हैं ना, आपको पता है बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन वहां डिस्पैरिटी है। कैलिफोर्निया बड़ा है तो वहां कुछ और अंदाज में लोग इलेक्ट होते हैं। तो इसके ऊपर इनपुट था, पीपल्स पार्टी का भी था, वली खान साहब का भी था, इसमें नसरुल्लाह खान साहब का भी था, जमात इस्लामी, ये सारी शख्सियत से गुजारिश है कि बराए करम ये जीएसक्यू से रब्ता करें, और जीएसक्यू से गुजारिश है कि उन पेपर्स की एक कॉपी इनको भी दे दे ताकि इनको समझ में आ जाए पाकिस्तान का नक्शा देख के, डिमांड्स ना आए। और डिमांड्स ना आए, पेपर ऑलरेडी तैयार पड़े हैं। ठीक, डॉक्टर साहब लाइव कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। लाहौर से नासरा की कॉल है। जी नासरा साहिबा, क्या कहना चाहेंगी आप, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया कहूंगी कि ये टीवी पर वापस आए हैं और फिर से हमें इनके तज्जियात और इनकी बातें सुनने को मिल रही हैं। और साथ ही मैं ये दुआ भी कर रही हूँ, ये शिकायत भी कर रही हूँ कि आखिर डॉक्टर साहब कोई रास्ता दिखाएं, कोई सूरत हमें बताएं कि ये सारे मसले पाकिस्तान के साथ ही क्यों हैं। एक बुरहान से हम निकलते हैं, दूसरे बुरहान में फंस जाते हैं, दहशतगर्दी, महंगाई, एक के बाद एक रोना। मतलब हमें बने हुए 60 साल से ऊपर का अरसा हो गया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थे हम, और बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ ये मुल्क बना था, लेकिन मसाइल 60 साल के बाद जू के तू, कोई बेहतरी नहीं, कोई अच्छाई नहीं, अवाम परेशान, हुक्मरान बेबस, मतलब अदालतें। नासरा, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। आप प्रोग्राम देखती रहे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, नासरा का सवाल है कि सारे मसले पाकिस्तान के साथ ही क्यों हैं, मुसलमानों के साथ ही क्यों हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बात जो इन्होंने की बिल्कुल दुरुस्त की, ठीक है ना। और ये आम सवाल होता है कि सारे मसाइल हमारे साथ ही क्यों आ रहे हैं, मुसलमानों के साथ ही क्यों आ रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे आप बात समझ लें, ये मुसलमानों के हमारे अंदर बतौर मुसलमान बिल्कुल वही किस्म की हमारी सोच बन गई जो बनी इसराइल की थी कि जी हम ही बरगजीदा कौम है दुनिया की, हम ही हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होगा काफिरों पे होगा। ये थ्योरी गलत है। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की जात वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं रब्बुल आलमीन है। और एक मेरा कानून है, एक मेरा लॉ है, मेरे अपनी जात का, एक मेरे घर का लॉ है, एक मेरे अदारे का लॉ है, एक शहर का लॉ है, एक मुल्क का लॉ है, एक दुनिया का लॉ है, और एक कुदरत का लॉ है। एक कानून एक कुदरत है, ठीक है ना। एक अल्लाह ताला का अपना कानून है कि सूरज ने कहां से निकलना है, सितारों ने कहां से चलना है, वो कानून कुदरत है। और जब कानून कुदरत होता है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि ये मुसलमान है या ये ईसाई है या ये क्रिश्चियन है या ये यहूदी है या ये जानवर है या ये दरिंदा है या परिंदा है, वो सबके लिए इक्वल होता है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये किसने कह दिया कि मुसलमानों पे, पिछली सदी में क्या हुआ है, ये वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, कौन मरे लोग, मिलियंस, ये मुसलमान थे क्या? ये जापान में क्या हुआ जो 2 बम गिरे, ये मुसलमान थे? नहीं। बात सर ये होती है कि हम एक तो पहले हम इस थ्योरी से निकलाएं कि नहीं जी हम मुसलमानों के साथ ही क्यों हो रहा है, ये दूसरों के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ इसलिए हो रहा है। देखिए होता क्या है कि ये जब अजाब आते हैं ना अल्लाह ताला के, तो अजाब, मैं पहले भी एक जगह बात कह चुका हूं कि अजाबों की कई शक्लें होती हैं। अजाब नहीं होता कि चेचक फैल जाए, कहीं ताउन फैल जाए, कहीं खैत आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। अजाबों की जो बदतरीन शक्ल होती है ना, उसमें एक ही होती है कि बेहिसी। बेहिसी बदतरीन शक्ल होती है कि आप बेहिस हो जाए, आपको ये पता ही ना हो कि आपके पड़ोस में कोई मरा है, आप एसएमएस करके अब ताज़ियतें कर रहे हैं, अब आप एसएमएस करके आप ईद पे मैसेज भेज रहे हैं, आपकी जो सोसाइटी है ख़त्म हो चुकी है। एक ज़माना देखिए ना, एक अब क्या, यानी एक वक्त ये था कि माएँ सबसे पहले अपने बच्चों को दर्ज देती थी कि बेटा हराम का पैसा घर नहीं लाना। अब घर के अंदर माँ भी उस बच्चे को प्रेफर करती है जो हराम की कमाई ज्यादा हो, वो पूछती नहीं है कि जी मेरा बच्चा कितना अच्छा है, जी मेरे लिए हर महीने कीमती घड़ी लाता है। और जो शरीफ बच्चा है उसको माँ कम केयर कर रही है, हालांकि वो नमाजी है, परहेजगार, क्या जी मौलवी बन गया। ये घरों की सूरत हाल हो गई है। ये वो मोहम्मद अली ज़ेबा का नहीं है फिल्मों का जमाना कि जब वो क्लर्क जा रहा है साइकिल पे और उसे हीरोइन भाग रही है और अमीर घर की लड़की जाके शादी कर रही है, ऐसा नहीं हो रहा। अब वो हो रहा है कि वो फ्रॉडिया हो, धोखेबाज हो, चीटर हो। फिल्मों में देख लेना जो क्रिमिनल है, कातिल है, वो हीरो है। यानी अब सोसाइटी चेंज हो गई है, ठीक है। अब सोसाइटी चेंज है और इस सोसाइटी में हम ये कहेंगे कि सारी मुसीबत हमारे साथ ही हो। जिसका जहां दाव लग रहा है, एक सब्जी वाला है वो भी अपनी जगह कर रहा है, अच्छा वो अपनी दलील दे रहा है कि जी मैं कैसे जिंदा रहूं अगर मैं काम नहीं करूं।
घरों के अंदर माहौल चेंज हो गया है। ये सुबह आप देखिए ना, दिन किस तरह होते हैं, दिन किस तरह शुरू होता है, कितने लोग नमाज से आप दिन शुरू होते हैं, नाच गाना, मॉर्निंग शो। मुझे नहीं पता कि अब ये शादियों में वलीमे भी क्या होगा, वलीमा कैसे करेंगे आगे। यानी नाच गाने से दिन आपका शुरू होता है, शाम आपकी कैसे होती है, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे जी हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये अल्लाह ताला। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये झटकों में आते हैं मामला। जैसे एक ऑर्गन होता है ना, एक जगह होती है, उसको पहले कट देते हैं आप चेक करने के लिए कि ये बिल्कुल मुर्दा तो नहीं हो गया। जब बिल्कुल मुर्दा हो जाता है ऑर्गन, तो उसको काट के एम्पुटेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, जहर फैल जाता है। इसी तरह से पहले कुदरत आपको इशारे देती है, छोटे छोटे इशारे आपको इशारे देती है कुदरत के, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, देखो ये कत्ल गारत हो रही है, कत्ल गारत हो रही है। मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दे दूं, एक मिसाल सिर्फ दूं। सकूत ढाका हुआ, मेरे ख्याल से और कॉल्स आ रही हैं, एक बात डॉक्टर साहब कॉल है, मैं एक जुमला कंप्लीट करूं। सकूत ढाका हुआ, पाकिस्तान टूट गया, उसके बाद क्या हुआ फौरन, रोटी कपड़ा और मकान। कौम कहां लग गई? भाई रोटी कपड़ा और मकान, ये आपका इंसान का नारा नहीं है, ये तो जानवरों, कुत्तों, परिंदों। कभी आपने किसी परिंदे को भूखा मरते देखा है? परिंदे के पास फ्रिज नहीं होता, इंसान के पास फ्रिज होता है स्टोर करने के लिए। हम खाना बचाते हैं, हम स्टोर करते हैं महीने का गोदामों में, परिंदे नहीं करते। ये बिल्ले कुत्ते जो सड़क में घूम रहे होते हैं, ये भूखे नहीं मरते, ये अपना रिस्क रोटी अल्लाह ताला ने हर एक। लेकिन हमें रोटी कपड़ा मकान, हमें अपने आप को देखना था कि हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हम लगे रोटी कपड़ा मकान। मादी जरूरियात के लिए हम नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने नहीं उतारा कि तुम रोटी खाओ, ये तो जानवरों का काम था। लेकिन पूरी कौम लग गई, और आज देखने कहां खड़े हैं आप। तो बात यह है कि जब आप अपने आप को हम ठीक नहीं करेंगे और हम क्या, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, ये नहीं है। ये कानून कुदरत कोड़ा हर एक के लिए पड़ता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो। जो कुदरत से लड़ेगा, जो गलत करेगा, कोड़ा उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, निजाम सबके लिए बराबर है। एक और कॉल है, रक्षा बोले लेते हैं। नजीर अहमद है लोधरा से। जी नजीर, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद कहाँ से आ गए और इसको कौन संभालेगा? पहले हम लोग मिलादों में भी जाते थे, जलसे जुलूसों में भी जाते थे, ये अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये जो शिया सुन्नी फसाद हैं, इनको कौन रोकेगा और कौन है वो? मेरा सवाल ये है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नजीर आपका कॉल करने के लिए। जवाब आपको मिलेगा, प्रोग्राम देखते रहें। डॉक्टर साहब, नजीर का सवाल है कि शिया सुन्नी फसादात कहाँ से आ गए हैं, ये सवाल आम आदमी के जहन में उठता है। जी बिल्कुल है। बात यह है कि शिया सुन्नी फसाद हमारे अंदर, इस फसाद कह लें, झगड़ा करें, हमारे अंदर से अंदर ही मौजूद है, और हमारे अंदर कोई आज नहीं आया, ये 1400 साल से मौजूद है। और ये तो शिया सुन्नी नहीं, शिया हजरात के अंदर भी और सुन्नी हजरात के अंदर भी और इनसे बाहर भी बेशुमार और फिरके हैं। ठीक है, बात सारी ये है कि हमने रहना किस तरह से है। आप तारीख उठा लें ना, इस्लाम की तारीख उठा लें, इस कदर हमारी खौफनाक तारीख है कि सदियों पहले मैं चला जाता हूँ, चले मंगोलों के दौर में चला जाऊँ, ईरान पे जब वो आ रहे थे, तो वहां पर एक फिरके ने मंगोलों को हेल्प किया कि तुम आ जाओ और तुम आके ताकि इस फिरके को, यानी इस हद तक नफरत, और अभी आज भी यही हो रहा है कि गैर मुस्लिम आ जाए, इस फिरके को खत्म कर दें। यानी आपस में इतनी नफरत है, इतनी हेट्रेड है कि वो हमारी आके हेल्प करें। लेकिन क्या हुआ कि मंगोल आए, मंगोलों ने आने के बाद दोनों को साफ किया। पहले उसको साफ किया, उनको मारा जिन्होंने उनको इन्वाइट किया था, और फिर उनको मारा तातारियों ने जो कि उनके साथ थे। तो बात सारी ये है कि ये मामला तो चल रहा है 1400 साल से, और ये आगे चलेगा। सवाल ये है कि हमने इसको कैसे लेना है। एक मैं और बात यहां करता चलूं कि देखें, जो कुछ मिडिल ईस्ट में, बार बार कहता हूं, जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो उससे हमने अपने आप को बचाना है। ये जो उन्होंने बात की ना कि मिलादों में हम सब उसी तरह से रहते हैं, हम सब कैसे बचाया जाए? नहीं बचाना, आप शऊर लाए ना अपने अंदर, आप यूज ना हो। देखिए बात सारी ये है कि आप यूज ना हो दूसरे के हाथों। आप ये पावर का डर्टी, और आपके उलमा जिनका काम है, देखिए उलमा हमारे, उलमा का क्या काम है? आप अपने उलमा को जरा पढ़ें, उनकी हिस्ट्री। खराब भी आपको मिलेंगे, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने ये फिरके इनको बनाया, लड़ाइयां करवाई, लेकिन ऐसे भी मिलेंगे कि एक इमाम शदीद इख्तलाफ रखते हैं दूसरे इमाम से, और वो उनके पास जा रहे हैं और उनसे माजरत कर, यानी वो दौर वापस लाना पड़ेगा। बदकिस्मती के साथ ये जो हमें इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं, इस वक्त बड़ी अच्छी जो शख्सियात हैं ना, जो आलिम हैं, उलमा, जिनको मैं उलमा समझता हूँ, वो कहीं पीछे चले गए, वो नहीं बोल रहे। ये जो आपके सामने टीवी पे आके, ये जो लाउड स्पीकरों पे ये जो शोर शराबे में है ना, मादरत के साथ मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये ज्यादा मार्केटिंग में आ गए, पॉलिटिक्स में ज्यादा मतलब मजहबी हम उन उलमा को हम अशद जरूरत है, और वो उलमा सामने आए
वो उलमा सामने आए जो कि इल्म पे दस्तक, जिनको असल में पता है ये क्या इश्यूज हैं, ये जो जानते हैं इन इश्यूज को, वो सामने आए और वो सामने आके अपना किरदार अदा करें। और ऐसे बेशुमार लोग पूरे मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चूंकि सारा पॉलिटिकल मसला इस वक्त मिडिल ईस्ट में खड़ा हो गया है, पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे रीजन में खड़ा हो गया, होता ही है कि हम चूंकि आपस में खुद अंदर हेट्रेड हमारे अंदर से मौजूद है। और देखिए हेट्रेड है, हेट्रेड सिर्फ फिरका बंदी की नहीं है, हेट्रेड बरादरियों में है, हेट्रेड लिसानी बेसिस पे है। वो क्या जी उसने रिश्ता कर दिया साथ वाले वो बरादरी में, उसको बेटी का रिश्ता नहीं, बेटे का रिश्ता नहीं मिल रहा था। हमारे अंदर हेट्रेड मौजूद है बदकिस्मती के साथ। वो हेट्रेड कभी लिसानी सूरत अख्तियार कर लेती है, कभी हम कितने नहीं जी हमारे अंदर सिंधी भी हैं, हमारे अंदर बलोच भी हैं, तो वो बरादरियों के लेवल पे। वो एक आप चले जाए ना सिंध में चले जाए तो सिंध में आपको पता देगा ये खानदान उस खानदान से। कराची में चले जाए, कराची में वो पड़ोसी, कराची में आज भी अफसोसनाक वाकया पेश आया, कल भी आज 10 अफराद जान तक हो गए। हमें इस पूरी सूरत हाल को समझना है और शऊर अपने अंदर लाना है। और मैं आपसे बात वही कह रहा हूं ना कि ये घर से स्टार्ट होता है। ये देखें, सबसे पहली जो इंसान की टीचिंग होती है ना, सबसे पहला टीचर उसकी वालिदा होती है। ये बदकिस्मती से जब इसमें वालिदैन इन्वॉल्व हो जाए ना, कि जी वालिदैन ही इसमें इन्वॉल्व हो जाए। देखिए ना, माँ अगर बच्चे मतलब कैसे होगा, माँ अगर बच्चे से कहे कि बेटा जरा झूठ बोलो, और माँ जाके बच्चे से कहे कि बेटा घर वालों को सिखाना होगा डॉक्टर साहब, कि बेटा जरा उसको उसकी बात नहीं करो, खबरदार तुमने सलाम किया जाके अपनी दादी को, तो बच्चा कैसे ट्रेन। देखिए ना, तो घरों से स्टार्ट करें, ये घरों से नफरतें शुरू करें और उनका खात्मा करें। शादियों के मौके पे आप जरा गुफ्तगू सुना करें ना बड़ों की, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको जो मॉडल्स हैं, शादी ब्याह रिश्ते तैयार होते हो, इतनी नफरत, लिसानियत उसमें आ जाती है, बरादरी उसमें आ जाती है, शिया सुन्नी उसमें आ जाता है, सारे मामला। तो मेरे इस तरह से रोका जा सके। डॉक्टर साहब एक कॉल है, अफशा है इस्लामाबाद से। अफशा, क्या सवाल करना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वजह बिल्कुल आप फरमा रहे थे कि हमारे घरों के अंदर ही परवरिश का जो अमल है वो इस तरह का हो गया है कि झूठ बोलना सिखाया जाता है। अगर बचपन से ये बीज बोया जाए तो मतलब आने वाले पाकिस्तान का जो मौजूदा जो सूरत हाल होगी, मुझे लगता है कि हम लोगों की अपनी करता धरता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कुछ लोगों को भी मैसेज देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया से ज्यादा या हुक्मरानों से ज्यादा हम लोगों का अपना ज्यादा कसूर है। बहुत शुक्रिया अफशा आपका जवाब देते हैं, प्रोग्राम सुनते रहे जी। डॉक्टर साहब जी, मीडिया के हवाले से बात की, मीडिया के रोल के हवाले से गालिबन वो सवाल करना चाह रही थी कि मीडिया आजकल ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है, लोगों में मजीद अफरा तफरी फैल जाती है। देखें, ये जो बात है ना मीडिया की, मीडिया भी सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है ना, मीडिया भी सोसाइटी का हिस्सा है, मीडिया भी वही कुछ दिखा रहा है। मीडिया कोई जाहिर है कि जिस तरह जैसी सोसाइटी है वैसा मीडिया है ना, वैसे हुक्मरान है, वैसे ही अवाम है, वैसे ही सब लोग हैं। मीडिया भी कोई जो इवेंट्स है मीडिया तो दिखा रहा है ना उसको, ठीक है। और मीडिया में अब आप मुझे बताएं, मीडिया वही जो लोग देखना चाह रहे हैं, मैं लोगों को वो चीज नहीं दिखा सकता जो लोग नहीं देखना चाह रहे। आप एक तरफ मादरत के साथ एक डांस चला दें और आप चला दें एक तरफ कोई बहुत ही संजीदा गुफ्तगू, किसी डॉक्टर की, किसी प्रोफेसर की, किसी आलिम दीन की, कोई बहुत ही सीरियस, और एक तरफ डांस, हंसी गुल्ला मजाक वो चला दें। और वो तमाम लोग जो इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी आप क्या टीवी पे नाच गाना दिखाते रहते हैं, उसके बाद आप देखें आधा पाकिस्तान नाच गाना देख रहा होगा, आधे से ज्यादा नाच गाना देख रहा होगा, उस आदमी की बात को सुन नहीं रहा होगा, वो जो ढंग की बात कर रहा है, और नतीजा का रेटिंग गिर जाएंगे। अगले दिन कहेंगे यार क्या आके बोलता रहता है टीवी पे, बकबक करता है, वो देखो हर टेंशन में नाच गाना देखो यार, रिलैक्स हो जाओ। तो कहने में कुछ है आप, और जब आप करने पे आती है कौम आपकी तो कुछ और निकलती है। और ये ऊपर से नीचे तक हाल है, ये ऊपर से हुक्मरानों से शुरू होता है, एलीट क्लास से, और ये आवाम तक चला जाता है। बातें बड़ी बड़ी हो क्या जी, आप जाए ना एयरपोर्ट, आपको मिलते हैं, मुझे अक्सर मिलेंगे लोग आपको, ये डॉक्टर साहब क्या ये वीआईपीज आ जाते हैं, वजीर आ जाते हैं, आप देखिए हमें इनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। अभी आपसे बात ही कर रहे होते हैं, वो पीछे जब मिनिस्टर आता है सारे दौड़ लगाते हैं, सर मैं बैग उठाते हैं आपका, अरे सर। अच्छा, मैं सोच रहा था यार इस बंदे ने अभी 2 मिनट पहले तो मुझे कह रहा था कि ये इतनी बुराई है ये, लेकिन वो आते हैं तो सारे से बिल्कुल। और मुझे बताए सड़कों पे खड़े हैं, यानी 3-3 घंटे ट्रैफिक बंद, और खबर आ रही है जनाब वो इतने लोग मर गए, रूट लगा हुआ था। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना, यूनिवर्सिटी को 3-4 ब्रेक का वक्त है और ट्विटर पे भी मुझे सवाल मिल रहे हैं, लोग पूछना चाह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। खबरें मीडिया पर उनसे मुतालिक भी गर्दिश कर रही हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मुशर्रफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, वाकया भी डॉक्टर साहब सुनाना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ट्विटर पर पैगामात आ रहे हैं, उनका जवाब भी डॉक्टर साहब से लेंगे। सवाल आया था कि मुशर्रफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आप एक वाकया सुनाने जा रहे थे, पहले वो सुन लें, उसके बाद मुशर्रफ साहब के सवाल का जवाब। वाकया तो ये बच्चों का था। ये बच्चे मेरे पास आए यूनिवर्सिटी के, बहुत सारा क्या कहते हैं कि सर हमें वो डिग्री जो है वो एक ऐसा आदमी दे गया वसीर जिसकी अपनी जाली डिग्री थी, हम बैठे रह गए, आप उसको मीडिया बेच रहे हैं। तो मैंने कहा बच्चों भाग जाओ। कितने थे आप? 400-500 बच्चे थे ना, सबने डिग्रियां ली और अब आपकी मीडिया के चलाए आपकी खबर, तो दौड़ा दी मैंने तुमको डांट डूट के। अच्छा वाकया में जो सुनाने लगा था ना, एक छोटा सा वाकया आप सुने। हलाकू खान जब एंटर हुआ ना बगदाद में, बगदाद क्या बगदाद होता था, मतलब 1500 साल में बेशुमार मुसलमानों ने शहर बनाए, गरनाता, दमेश्क, लखनऊ, ये वो। बगदाद आपने समझना है तो आप वो अलिफ लैला पढ़ें, ठीक है ना। बगदाद यानी महल उसके देखें, फवारे, चश्मे, मतलब खूबसूरत तरीन क्या बगदाद होता था। और वहां पे जब हलाकू खान एंटर हुआ और उसने पकड़ लिया आखिरी बनु अब्बास के मुतसम बिल्ला को, तो पकड़ के वो ले गया हलाकू खान। तो उसने आगे मुतसम बिल्ला के आगे उसके सोने के बर्तन सारे जो लूट मार महल में की मंगोलों ने और तातारियों ने, वो उसके खलीफा के आगे रख दिए और कहा ये खाइए जनाब इसमें। और खलीफा आगे से कहता है, वो पकड़ा हुआ था उसको, उसने कहा कि मैं कैसे खाऊं उसमें खाना। उसने कहा आप खाइए ना, आपने ये सोने ये चांदी ये सारा जमा किए ना अपने लिए, इससे अच्छा था कि आप तलवारें बना लेते, इससे अच्छा था कि आप अपने लिए नेज़े तैयार कर लेते, इससे अच्छा था कि आप रोटियां खिला देते अपने लोगों को। ये आपने सोना चांदी के जो जेवर ये जो बनाए हुए हैं इसमें खाना खाइए। और उसके बाद उसने हलाकू को, जब वो जाहिर है बेचारा खलीफा तो कुछ नहीं कह सका, उसके बाद नमदे में लपेटा उसको और उसके साथियों को और लपेट के उसके घोड़े दौड़ा दिए। और वो भी इसलिए दौड़ाए क्योंकि हलाकू खान को किसी ने कहा कि खलीफा का खून गिरेगा तो नौजत होगी, तो इसलिए इसको इस तरह मारो। यानी ये वो बनु अब्बास जिसने पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाया हुआ था। और वहां पर भी मैं एक बात सिर्फ करूं, उसको बनु अब्बास को गिराया किसने? उसके सबसे करीबी जो वजीर था मुतसम बिल्ला का, इब्न अकलीमी, और फिर उसमें सेक्टेरियन चक्कर था, फिर सेक्टेरियन शिया सुन्नी चक्कर था। उसने खबर दी, उसने हेल्प आउट किया हलाकू खान को कि अटैक करो, और वो एक दर्दनाक कहानी। और 300 साल तक मुसलमान ऐसे रोते रहे बैठ के, आसमान गिर जाएगा, खून के ये बहेंगे, खून बहा, दजला जो है वो सुर्ख हो गया, लेकिन रोते मुसलमान जमूद में रह गए, बिल्कुल ऐसे स्टैंड स्टिल रह गए कि हम क्या करें। और हम वो उससे उस फेज से मुझे लगता है आज तक शायद निकल ही नहीं पाए, वो क्रिएटिव हो ही नहीं पाए। वो आज तक कोसनी देते रहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये कर देगा। और उससे पहले की जो क्रिएटिवनेस थी वो उसके बाद बिल्कुल खत्म हो गई और जमूद में चले गए आप। और आज तक आपके ज़हन में वही है कि जी बस हम क्या करें। वो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था वाकया, हलाकू खान एंटर हुआ तो औरत ने उसकी बाग पकड़ ली। बिल्कुल आप बता रहे हैं। बाग पकड़ के रोका और हलाकू खान को कहता है कि शर्म करो, तुम इतने जालिम आदमी हो, तुम यहाँ कत्ले आम कर रहे हो। तो हलाकू खान, तुम्हें देखे ना क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या करेगा तुम्हारे साथ। तो हलाकू खान ने ऐसे तलवार निकाली और कहा माई, ताकत और बदवा की जंग में पहली फतह ताकत की होती है, वो तो आखिर में मेरे साथ जो होगा सो होगा, फिलहाल तुम रस्ते से हटो। उसने ऐसी गर्दन उड़ा दी माई की। अब देखिए, अब मसल बात सारी ये है कि जो रियलिटीज है ना, आप उस रियलिटीज को फेस करें कि आप खुद क्या कर रहे हैं। मतलब आप फेसबुक पे बैठ के गालियां दे रहे हैं पूरी दुनिया को, अमेरिका को गाल, आप अपनी फेसबुक नहीं बना रहे, आप ट्विटर नहीं बना सकते, अपना फेसबुक पे गालियां दे रहे हैं बैठे हुए। यानी ट्विटर पे गालियां, ट्विटर है ही उनका, फेसबुक उनकी, फेसबुक पे गालियां दे रहे हैं। बायकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स फेसबुक पे आ रहा है। अच्छा मैं सोचता हूँ कभी खुदा ये क्या हो गया लोगों को, यानी अमेरिकन, यानी उनके ही बनाई हुई चीजों पे माजी में पे अगर नजर दौड़ाई जाए तो आज के जो मसाइल है उनका हल, उनका जवाब, और आज के जो सवाल है उनमें उनका जवाब मिल सकता है, लेकिन माजी की तरफ कोई नहीं देखता, अपनी हिस्ट्री नहीं देखी जाती है। हिस्ट्री एक बात देख लें, आज 4 तारीख है, मौलाना, मुझे सुबह से मैसेज आया कि जी मैं पढ़ रहा था टीवी चैनल्स पे देख रहा हूँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की आज बरसी है। 1931 में उनको फांसी हुई, उनका इंतकाल हुआ था काला पानी में। लोगों को पता ही नहीं मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के भी सदर थे, अच्छा। मुस्लिम लीग के भी सदर थे, कांग्रेस के भी सदर थे, और वो 1931 पाकिस्तान और इंडिया के तस्वुर से पहले उनका इंतकाल हो गया था काला पानी में। और ये लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो है वो उनके साथ गांधी साहब थे, वो खिलाफत मूवमेंट थी। ये बात आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो पाकिस्तान मूवमेंट तो बाद में उसने अपनी शक्ल इख्तियार की है ना, वो खिलाफत मूवमेंट में थे। वो तुर्कों, वो लंदन गए थे और उन्होंने जाके अतातुर्क से कहा कि ये खिलाफत उस्मानिया रहने दो,
यानी खिलाफत के, वो खिलाफत मूवमेंट थी, बड़ी अहम बात है डॉक्टर और इसी पे उनका इख्तिलाफ हुआ अल्लामा इकबाल से। यानी आप देखिए ना, हिस्ट्री जो है वो हम गड़बड़, यानी लोग मुझे कह रहे हैं कि जो तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा, तो मैं कह रहा हूँ या खुदा का वास्ता, मुस्लिम लीगियों को किसी को फांसी नहीं हुई थी, इनको फांसी किसी और चक्कर में 1931 में इनको काला पानी भेज दिया था। ये केस बिल्कुल अलग था। और मैं सिर्फ एक बात बता दूं, उस दिन में मैंने कहा था, ध्यान में रखें कि हम लोग बड़े सगीर के जो लोग थे, मुसलमान जितने थे, हमारे जो आइडियल थे वर्ल्ड वॉर में, वो हिटलर थे। क्योंकि हिटलर और अलाइड फोर्सेस थे ना, हिटलर की लड़ाई हो रही थी अलाइड फोर्सेस में बरतानिया था, और बरतानिया हमारा दुश्मन था, तो हम सपोर्ट अलाइज को कर रहे थे। और इतना हो तो हिटलर को, हमारी हमदर्दियां हिटलर के साथ थी। और हिटलर ने चूंकि खिलाफत उस्मानिया तोड़ी, मैं एक जुमला कंप्लीट करूं तो खिलाफत उस्मानिया, चूंकि हिटलर उधर वो सारे गिरे, वो सारी फोर्सेस गिरी, खिलाफत उस्मानिया टूटी और ये अरब मुल्क बन गए, तो हमारी सपोर्ट, और इतना पसंद हम करते थे कि उसके नतीजे में यहाँ जो बर्तन थे पाकिस्तान में, वो बर्तन ही जर्मन सिल्वर, औरतें उन्हें जर्मन सिल्वर कहती थी, इतना जर्मनी पॉपुलर था पाकिस्तान में। अभी भी जर्मन सिल्वर के बर्तन, तो इसीलिए एग्जैक्टली जर्मन सिल्वर वहां से निकला हुआ है। तो हम थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं हिस्ट्री को। हम अलाइज के साथ थे, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी अलाइज के साथ थे, और अलाइज के साथ खिलाफत उस्मानिया थी, और ब्रिटिशर्स जो थे वो दूसरी साइड पे थे, और वो इधर से फिर आपको होता है लॉरेंस ऑफ अरेबिया और इस तरह के जासूस वासूस घुस के सारे, तो ये गड़बड़ लोग कर जाते हैं, चीजों को तहरीक पाकिस्तान से मिला देते हैं। तहरीक पाकिस्तान में रोज जरूर था उनका, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। मुस्लिम लीग के फाउंडर थे वो, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से भी अलग हो गए थे बाद में, खैर वो एक अलग कहानी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉल है और उसके साथ साथ ट्विटर के सवाल का जवाब भी आपसे लेना चाहेंगे मुशर्रफ साहब के मुस्तकबिल का। नवीद अजीज हैं कराची से। जी नवीद साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एक मुख्तसर सी बात पूछना चाहता हूँ। आपकी बहुत गहरी नज़र है बैन-अक़वामी सियासत के ऊपर, स्पेशली मुल्की सियासत के ऊपर। क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है, तो कराची में तो आपको भी अंदाज़ा है कि अमन व अमान की सबसे बेहतर, मतलब सबसे अबतर सूरत हाल जो है वो कराची की है, और ऑल ओवर द कंट्री यही हमारा सिचुएशन है। हमारे मुल्क के बड़े जय्यद किस्म के सियासतदान खड़े होकर टीवी के ऊपर, बहुत बड़े बड़े एंकर पर्सन खड़े होकर बात करते हैं कि जी बैरूनी हाथ हैं, बैरूनी हाथ है। हम खुल के उन बैरूनी हाथ का जिक्र क्यों नहीं करते कि वो बैरूनी हाथ है कौन से? मुझ जैसा लेमैन जो जिसकी सियासत को शायद अलिफ बे भी ना पता हो, मैं भी आज ये बता सकता हूँ कि उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, अफगानिस्तान में किस मुल्क की इस वक्त सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है। आपको भी अंदाजा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन हम, ठीक है नवीद साहब, आपका सवाल नोट कर लिया है, आपका सवाल नोट कर लिया, इसका जवाब देते हैं, प्रोग्राम देखते रहें। डॉक्टर साहब, बैरूनी हाथ का जिक्र होता है, लेकिन वो है क्या, ये सवाल उन्होंने किया है। जवाब देखिए, 2-3 हाथ है ना, बैरूनी हाथ, अंदरूनी हाथ, खुफिया हाथ, पोशीदा हाथ, पूरे ये सारे हैं चीजें। बात सारी ये कि हाथ जो भी हो, मैं तो कहता हूँ हाथ जो भी हो, उंगलियां हम होते हैं। देखिए ना, अगर उंगलियों के साथ ही हाथ चलेगा ना, पपेट्स, हम तो उंगली है ना, पपेट्स होंगे तो पीछे हाथ काम करेगा ना, डोरियां चलेंगी, काम हमारे लोग ही करते हैं। और ये मैंने पहले जैसे बात की कि आज की बात नहीं है, ये पूरी हिस्ट्री में अगर हमारे सामने हमारा कोई दूसरा मसले को होगा ना, तो हम फेवर करेंगे गैर मुस्लिम को कि आके इसको मार दो, जैसे कि आपने पहले भी एग्जैक्टली हमारी मुखालफत होगी ना किसी मोहल्ले में किसी शख्स के साथ, तो हम वो पड़ोस बिल्कुल बाहर कहेंगे कि यार तुम आ जाओ, इसको मार जाओ। यानी सूरत हाल ये है कि हम इस कदर, और ये फिर मैंने आपको फिर बात की, 2 सूरतों में अजाब आते हैं। एक तो ये कि बेहिसी हो, अजाब ये नहीं होता ज़लज़ला आ जाए, कहत पड़ जाए, पानी खत्म हो, ऐसा तो अजाब आपके पास। अजाब ये होता है नंबर 1 बेहिसी, और नंबर लोग एक दूसरे को मारें। अब पूरी तारीख उठा लें, लोगों ने एक दूसरे कत्लेआम हुए हैं, ये अजाबों की शक्लें होती हैं। यानी एक दूसरे को मार रहे हैं लोग, मरने वाले को नहीं पता किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है। 5 अब नंबर्स हैं, अब आपको पता है अब टीवी स्क्रीन पे नंबर्स आते हैं, नाम भी नहीं आते कि शो ना हो जाए कि किस फिरके का है और किस सूबे का है। नंबर्स 8, 9, 12, 20, 25, और लोग आखिर में कह रहे हैं यार शुक्र है आज हालात अच्छे रहे यार, क्यों यार 8 मरे कराची में, 8 मरे, अच्छा यार 8 तो खैर है। ये होती है बेहिसी। जब तक आपके अपने घर में, जब तक आपको पता नहीं होता ना कि वजन क्या है जनाजे का, या आपकी औलाद को नहीं पता होता कि आपका कितना वजन है, या आपके, तो उस वक्त तक ये फीलिंग नहीं होती कि ईदी ट्रस्ट के अंदर कितनी लाशें पड़ी हैं, ये छिपा में क्या हो रहा है, या ये आपके पेशावर में। प्रॉब्लम सारी है जो बेहिसी है ना,
कि जी हमारे साथ नहीं हो सकता, इसी के साथ होगा, हमारे साथ, यार बंद करो। लोग देखे ओ यार बंद करो, मैं तो तंग आ गया हूँ यार, ये क्या बकबक हर वक्त लगी रहती है, ओ यार लोग मर जाए, ओ यार कोई नाच गाना लगाओ ना टीवी पे। ये नहीं, बजाय इसके कि आप तौबा इस्तग़फ़ार करें, उस वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करें कि या अल्लाह अपना रहम कर परवरदिगार, हम किन हालात से गुजर रहे हैं और हो क्या रहा है मुल्क में। लोग क्या ओ यार 20 आदमी मर गए यार, चैनल चेंज करो, डांस वांस लगाओ यार टीवी पे। ये लोगों की साइकी हो गई है मुल्क में। ओ यार क्या हर वो डिप्रेसिंग खबर, डिप्रेसिंग खबर क्या है, कहीं लाशें उठ रही हैं लोगों की, बेगुनाह मर गए, और आपके लोग अनलेस एंड अनटिल उनके साथ खुद ये ना हो। और यही होता रहा हमेशा। मैंने आपसे कहा ना, वो बैठे हुए बादशाह बैठे हुए रक्स, पूरा डांस रक्स और सरूर की महफिलें जा रही थी, वो घोड़े आ गए दोहराते हुए। और आपको मैं बताऊं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, ये मंगोल मेरे जहन में आज डॉक्टर साहब ये वाकया सुनेंगे। एक और है, सिर्फ एक बात बताऊं, मंगोल अपने आप को पता है क्या कहते थे, उनसे पूछते थे ना तुम जालिम क्यों हो, कहते थे हम इसलिए जालिम है, हम आए दुनिया, वो कोई उनका मजहब वजहब नहीं था, वो इंसानों का गोश्त भी खाते थे, वो अजीब किस्म की कौम थी। अच्छा, वो कहते थे कि हम बहुत जालिम है और हम दुनिया में इसलिए आए कि हम जालिमों को मारें। ये उनकी अजीब थ्योरी थी कि हम जालिमों को मारने के लिए ज्यादा जालिम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये जो कुछ हो रहा है ना आपके सामने, ये बहुत जालिम किस्म के जो लोग आ गए हैं दुनिया में, और आपको हर तरफ जुल्म करते नजर आ रहे हैं, मारते नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी उनको मार रहे हैं जो कि बेहिस थे या जिन पे अल्लाह ताला का अज़ाब आना था। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं वो जो है ना कॉल के दजले के किनारे कुत्ता भी मरेगा तो मैं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके पड़ोस में, आपके दाएं बाएं आगे पीछे कोई मर गया और आप बैठे हैं आराम से, नहीं, आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। आप देखेंगे जानवर किस तरह खाते हैं खाना, आपने देखा है, आप कभी जंगलों में देखें, जंगल का भी कानून होता है। ये नहीं कि जंगल, लोग कहते हैं जंगल का कानून, जंगल का कानून बहुत अच्छा होता है। जंगल में पता होता है शेर कौन है, हिरन कौन है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कानून नहीं रहा डॉक्टर साहब, आपके तो जंगल के कानून से दो चार हैं, इसलिए तो टेंशन है, इसलिए तो बेहिस हो चुके हैं। डॉक्टर साहब कॉल है अली अहमद की, अली अहमद उकाड़ा से कॉल करें जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ज़रा आपको और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जाग के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि डॉक्टर साहब से कि मीडिया जो है मतलब चौथा सुतून माना जाता है मीडिया को, तो सर ये छोटा सा सवाल आपसे ये है कि तमाम मामला, तमाम मसाइल आप टीवी पे तो दिखाते हैं, लेकिन इनके मसाइल के हल जो है सर, हल की तरफ मामला जो नहीं जा रहे। आप प्लीज थोड़े से मसाइल का हल बताएं। नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है मीडिया का, पॉजिटिव नहीं जा रहा, तो ये मसाइल के हल भी आप बताएं। आप बातें मतलब पूरे तमाम मामला बता रहे हैं, हर चीज का आपको आइडिया है, तमाम मसाइल उजागर होते हैं। ठीक अली अहमद, आपका सवाल सुन लिया है, मीडिया मसाइल का हल भी बताए, इसका जवाब देंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं मुल्क को दरपेश मसाइल की, बहरानों की, क्या हल हो सकता है, चैलेंजेस की। आपकी कॉल्स ले रहे हैं, जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब आपकी कॉल्स का, SMS का, ट्विटर पेज और फेसबुक पे जो आपके सवालात आ रहे हैं उनका। मुशर्रफ साहब के हवाले से सवाल आया था, पहले तो उसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, मुशर्रफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? ट्विटर पे ये सवाल आया था। मुस्तकबिल का हाल अल्लाह ताला जानता है, लेकिन एक बात मैं सिर्फ बता दूं कि अगर अस्पताल की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से एक बात हुई कि अभी तो पता ही नहीं चला कि क्या हो मुशर्रफ साहब, मैं पिछले 3 दिन से ये बात मुस्तकिल कर रहा हूँ कि पता तो चले कि हुआ क्या है, हार्ट अटैक हुआ है, खुदा न खास्ता कोई घबराहट हुई, बहरहाल जो भी हुआ है। एक लफ्ज मैंने कल इस्तेमाल किया था कि गूफ अप हो गया मामला, जो भी था वो गूफ अप हो गया, और मेरा ख्याल मुशर्रफ साहब ने खुद किया इसको। ठीक है, मुशर्रफ साहब के पास लोग गए थे, कहा गया था कि आप चले जाएं बाहर, ये 15-20 दिन महीना पहले हो जाता मामला बेहतर अंदाज में। मुशर्रफ साहब ने कहा मैं रुकूंगा, ठहरूंगा, यहाँ फेस करूंगा, सब कुछ करूंगा, आखिर में उन्होंने कहा मैंने नहीं करना। अच्छा, अब मुसीबत ये कि अब अस्पताल के, एक तो अस्पताल की रिपोर्ट आएगी, और अस्पताल की रिपोर्ट नहीं आएगी, अस्पताल रिकमेंड करेगा कि क्या करना है आगे। यानी एक तो होती है ना कि डॉक्टर शाहिद को ये प्रॉब्लम है, ये तो होगी रिपोर्ट, कसूरी साहब कह चुके। अब डॉक्टर शाहिद को आगे दवाई क्या देगी, रिकमेंडेशन होगी ना, डॉक्टर शाहिद का ऑपरेशन क्या होगा, डॉक्टर शाहिद को दवाई रिकमेंडेशन होंगी नीचे, वो एक प्रॉब्लम होगा। क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल अगर ये कहता है, हॉस्पिटल के डॉक्टर ही कहते हैं कि इनको ये बीमारी हो गई, तो पहले बीमारी बताएं आप कि क्या बीमारी हुई, हार्ट अटैक हुआ, बाईपास की जरूरत है, एंजियोप्लास्टी चाहिए क्या, और फिर ये लिखना होगा कि क्या ये चीज हमारे पास नहीं हो सकती, ये बाहर जाना इसका जरूरी। ये अस्पताल के लिए एक और मतलब बहुत बड़े हॉस्पिटल है और बड़े
इंटेग्रिटी वाला पाकिस्तान को, मेरे ख्याल से बेहतरीन हॉस्पिटल, शायद पूरे रीजन का बेहतरीन हॉस्पिटल है। अब उनके लिए कहना है कि हमारे पास ये चीज नहीं हो सकती, बाहर इसके लिए ले जाना जरूरी है। वो एक अजीब एम्बेरसिंग चीज होगी, या तो खुदा ना खासा हार्ट ट्रांसप्लांट होना, अल्लाह माफ करे, कोई लिवर ट्रांसप्लांट हो, वो भी शायद शुरू हो गया है, वरना इंडिया जाते थे लोग, बाईपास वगैरह तो यहाँ हो जाता है। तमाम सूरत हाल में साहिबा मुशर्रफ ने भी नाम ईसीएल से निकालने की, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब प्रॉब्लम ये होगी ना, ईसीएल से तो चले छोड़े, अब बाहर जाने का एक तो हॉस्पिटल की हॉस्पिटल कैसे रिकमेंड करे कि बाहर जाना जरूरी है? भाई हॉस्पिटल को रिकमेंड करेगा तो अदालत उसके ऊपर करेगी ना काम, तो एक तो वहां मामला गुफअप हो गया, चले वो हो भी गया और उनको जरूरत पेश आ भी गई। फिर दूसरा मामला ये कि वो बाहर अगर जाते हैं तो फिर बाहर किस, वो जमानत तो दे के जाना पड़ेगा ना उनको। अच्छा, फिर वही बात आ जाती है कि जी हुसैन हक्कानी साहब भी तो गए थे, तो जाके वापस ना आए, ये भी तो हो सकता है कि वो चले गए वापस ना आए। अच्छा, ये फिर एक ऑप्शन ये है जो डिस्कस हो रहा है इस वक्त पावर कॉरिडोर में कि वो कुछ जमानत देके चले जाएं बड़ी, जो आपको याद होगा पहले दिन भी खबर आई थी भारी जमानत देके जाएंगे। और की भी बात हो रही थी, वज़ीर दिफा की आज स्टेटमेंट सामने वो यही बात है ना कि अदालत ही करेगी, लेकिन अदालत के ऊपर ही चलेगा जो भी कुछ होगा। अदालत अपनी जान छुड़ा के, क्योंकि अदालत अब फिर ये हो जाएगा अदालत ने भेज दिया, लेकिन अदालत ने भेज दिया। अब रेमंड डेविस गया था, अदालत ने नहीं भेजा था ना, अदालत ने भेजा था रेमंड डेविस को, लेकिन बुराई अदालत पे आ गई। हुसैन हक्कानी साहब को क्या अदालत ने भेजा था? अब मैं क्या बोलूं किसने भेजा था, ठीक है ना। अब मसला ये है कि जिन्होंने भेजना है वो चलेगी तो अदालत के ऊपर। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्यों रखे अपने ऊपर? अच्छा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर रखती है तो गुडविल में कर सकते हैं कि भाई ठीक है ईसीएल से नाम हटा दिया, मगर फिर जरदारी साहब वहां लगे हुए हैं, बिल्ले को जाने मत देना, जरदारी ने पहले पटाखा चलाए हुए तैयार बैठे हुए हैं, और सारे वो पॉलिटिकल पार्टियां तैयार बैठी हैं, ये देखें जी क्या किया आपने, ये क्या किया आर्टिकल से। तो मेरे ख्याल से मामला हो गया गुफअप। पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा जो लगती है बजाय होने को, देखिए हो तो कुछ भी सकता है इस मुल्क में, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ अचानक आपको पता चले थोड़ी देर के बाद कुछ भी हो गया, ठीक है ना, अचानक मतलब वजीर आजम बैठा हुआ तकरीर कर रहा है और अचानक कुछ हो गया बीच में, ठीक है ना, कर्नल ने कुछ काके कर दिया, कुछ मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है। बात सारी ये कि इसका रास्ता आईनी और कानूनी निकलना चाहिए और एम्बेरसिंग सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, ना गवर्नमेंट के लिए ना पाकिस्तान के लिए। फौज अपने आप को पीछे कर चुकी, फौज तो इतना पीछे कर चुकी है, मैं आप यकीन करें अगर कोई समझ, मैं बिल्कुल यानी उनको वो इतना वो पीछे करके अपनी जान छुड़ा के बैठ गए थे कि यार वापिस ना मुशर्रफ साहब, वो जान छुड़ा के बैठे हुए थे, मुशर्रफ वापस आ गए, वापस आके फिर ऑफर गवर्नमेंट ने दी उनको कि इनको जाने दें बाहर, फिर मुशर्रफ मैं तो रहूंगा। चंद दिन पहले मुलाकात हुई ना गवर्नमेंट के आम लोग, गवर्नमेंट के भी गए, तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा गए, और उन्होंने जाके मुशर्रफ साहब से कहा कि अब जाए मुशर्रफ साहब मैं तो रहूंगा, मैं तो नहीं चाहूंगा बाहर, मैं तो अदालत पेश करूंगा, इफ्तिखार चौधरी को जाने। अब इफ्तिखार तो अदालत ने उसी दिन फिर गवर्नमेंट सांस ले लिया। अब मसला ये कि अब क्या गारंटीज होगी? अब सबसे बड़ी जो बात गालिबन सोची जा रही है वो ये कि मुशर्रफ साहब बाहर चले तो चले जाएं, बाहर जाने के बाद फिर कोई लूज टॉक ना करें, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने आज की डेवलपमेंट जो सामने आई है, मियां साहब भी उन्होंने भी आज बोले हैं, उन्होंने कहा है रियासत और आइन गवाह था इस इमरजेंसी के हवाले से, जबकि कियानी साहब ने भी टेलीफोन किया मुशर्रफ साहब की तबीयत पूछने के लिए। मौजूदा हुकूमत का अब रोल क्या देख रहे हैं? देखिए ये जो गद्दारी का मुकदमा है ना, ये स्टेट चलाती है, यानी मैं किसी को गद्दार नहीं करार दे सकता, यानी मैं डॉक्टर शाहिद जाऊँ ना पर्चा कटवाने के फलाना आदमी गद्दार है, मैं ये रियासत ही करार देती है गद्दार। तो ये नवाज शरीफ साहब ने तो आइन कानून की बात करके अपने आपको पीछे कर दिया कि अदालत को ये स्टेट ही चलाती है। मैं नहीं कह सकता कि फलाना आदमी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा डालो, आप समझिए मेरी बात, नहीं रियासत ही चलाती है गद्दारी का मुकदमा, रियासत ही कायम करती है, चाहे फैज अहमद फैज पे करे, चाहे वली खान पे करे, चाहे किसी और पे करे, वो रियासत ही करती है कायम। अब ये मुजीबुर रहमान पे किसी पे करे, मसला ये सारा कि रियासत ने कायम कर दिया। अब उसमें जो लीगैलिटीज है ना कि वो फर्ज जुर्म आयद उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बंदा खुद मौजूद ना हो। बंदे का खुद मौजूद होना जरूरी है, जितना थोड़ा बहुत मैंने कानूनदानों से बात की कि बंदे का खुद वहां मौजूद होना अदालत में जरूरी है जब उसको कंटेम्प्ट किया जाए, यानी उस पर फर्ज जुर्म आयद की जाए, उसको पढ़ के सुनाया जाता है, ठीक है। ये नहीं होता कि घर आपने भेज दिया, ये वकील को कहा कि ये जाके घर पे सुना देना उनको, नहीं ऐसा नहीं होता। अब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल से वो आ नहीं रहे। अच्छा, हॉस्पिटल से अब आप फोर्सफुली तो डिस्चार्ज नहीं करेंगे ना, आप फॉर्मर आर्मी चीफ को वैसे सिविलियंस हम लोग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, कहते जाओ यार बेड नहीं है यहाँ पे, लेकिन अब जाहिर वो हॉस्पिटल में है। अब जब तक ये मामला हल नहीं होता, बेगम साहिबा मुशर्रफ साहिबा बाहर मूव कर रही है और पॉलिटिकली अच्छा मूव कर रही है बेचारी, वो बिल्कुल वो जितना कुलसुम नवाज साहिबा ने एक्टिव रोल प्ले किया था, लेकिन मसला ये कि अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। सऊदी वजीर खारजा मैंने कल भी बताया था, और बेशुमार इश्यूज हैं उनके, इंटीरियर मिनिस्टर भी शायद, और बड़े इश्यूज हैं सऊदियों के। ये टेलीफोनिक मामला होते हैं, जहाज आया और चला गया लेके रातों रात किसी को, ये इसको गुफअप कर दिया है। और अब मेरा ख्याल है जहां तक ले गए हैं, अब इसको पैक करें इस पूरे मामले को। मुशर्रफ साहब ने बाहर जाना है, वो बाहर चले जाएं। क्या रंग निकलती है इसकी, लीगैलिटी क्या निकलती है, कानून के अंदर बेशुमार चीजें हैं, देखें हर चीज मौजूद है।
वो कहाँ से लाए थे हुसैन हक्कानी साहब? याद है वो दिया था कानून निकाल के रेमंड डेविस उड़ के उड़न घटोले में बैठ के चले गए थे और जहाँ पता ही नहीं चलता पंजाब गवर्नमेंट को, पूछते रह गए थे कहाँ गया जहाज। तो इस तरह की बेशुमार चीजें कानून में भी मौजूद हैं। असल बात यह है कि उनको भेजना है तो भेज दें, जल्दी भेजें ताकि ये स्यापा खत्म हो, खपखप खत्म हो, मुसीबत मजीद ना आए। मुशर्रफ साहब जाएं, आराम से खैरियत से रहें। उनको पता नहीं क्या उनके 3-4 दिन से रिपोर्टों ने आना है, खुदा जाने रिपोर्टें कब आएंगी, क्यों आएंगी। असल में बोर्ड भी परेशान है ना। देखिए ना, बोर्ड इंटेग्रिटी वाले डॉक्टर क्या लिखे नीचे क्या रिकमेंड क्या करें कि हमारे पास इलाज नहीं है इस चीज का। वो कौन सी चीज है जिसका इलाज नहीं है पाकिस्तान में? खुदा सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट का, अल्लाह खैर करे उनको हार्ट का अगर मसला है तो वो रिकमेंड क्या करेंगे? इसको दुबई भेजो, इसको लंदन, यानी कुछ वहां पर कुछ तो लिखना है ना। इसके एंजाइम्स ये आए हैं, ये ईसीजी है, कुछ तो लिखना है ना। कुछ तो क्या कहते हैं वो, अगर बाहर भेजना है तो कोई फाइल तो बनानी है ना। तो मसला ये है कि मेरा ख्याल से जो भी कुछ करना है जल्दी करें। और मुशर्रफ साहब ने अगर भाई जाना खैरियत से जाएं। सारे केस में हुकूमत का क्या रोल होगा? लंदन जाए, दुबई जाना है तो हुकूमत का रोल क्या देख रहे हैं? वो क्या हुकूमत तो देखे ना, हुकूमत तो अब वो ECL पे अगर अब ख्वाजा चौधरी निसार साहब ने ECL पे, ख्वाजा निसार साहब से वजीर दिफा, ये वजीर वगैरह हमारे ऐसे होते हैं, लेकिन वजीर बड़े हमारी सिविलियन गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, मगर आपको पता ही गवर्नमेंट को खुद ही नहीं पता होता। मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग समझते हैं कि वेल इन्फॉर्म्ड आदमी DGISI होता है, मगर DGISI को मियां नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ बना दे। DGISI मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड आदमी भट्ट साहब को और को हो गया। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये कहना कि कौन कितना वेल इन्फॉर्म्ड है और किसको क्या पता है, किसको क्या। ख्वाजा आसिफ साहब शरीफ आदमी है, वजीर दिफा मजबूरी में बन गए क्योंकि अदालत बुला रही थी। वजीर दिफा कौन है, वजीर दिफा कौन है, तो ख्वाजा आसिफ साहब को बना दिया उठा के। वो बेचारे बात कर रहे हैं और अच्छे हैं, वोकल आदमी है, शरीफ आदमी है। वो IPPs वगैरह से उनकी तरफ जान छूटी, वो दूसरी तरफ गए। अभी बहरहाल फिर शुरू होने वाला है वो IPPs का रौला। बात सारी ये है कि चौधरी निसार साहब खामोश हैं अभी तक गालिबन। उन्होंने बात नहीं की। वो सिर्फ उस दिन आए थे जिस दिन अचानक रावलपिंडी पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रीफिंग, और उन्होंने गद्दारी का ऐलान कर दिया था इस मुकदमे का। उसके बाद से उनकी कोई बात नहीं आई। लेकिन अगर ECL से निकालने का मामला आया तो फिर चौधरी निसार के ऊपर बात आएगी, क्योंकि देखना ये कि अदालत ECL से निकालने का हुक्म देती है या वजीर दाखिला देते हैं। और अगर अदालत देती है ना, तो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, अदालत देती है ना ECL से निकालने का हुक्म, तो मेरी भी थोड़ी देर पहले किसी बड़े कानूनदान साहब से बात हो रही थी, साबिक जस्टिस है, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा अगर इलाज के सिलसिले में बाहर भेजा जाएगा ना अदालत के कहने पे, तो बंदा साथ जाएगा एक। अच्छा। और वो अदालत वो वहाँ मौजूद रहेगा इलाज के दौरान वापस। मैंने कहा क्या बात हुई? मैंने कहा ये किस तरह हो गया? कहते हैं फिर तो ये भी। अब वो बंदा कौन होगा? वो खुदा जाने। हाँ, मैंने कहा ना इसमें लीगल ओपिनियंस तो अभी आने हैं ना, पहले रिपोर्ट तो आ जाए। रिपोर्ट का इंतजार सबको है डॉक्टर साहब। नहीं, रिपोर्ट से पहले पता चले हुआ क्या है। लेकिन अब पता तो चले ना कि हुआ क्या। मुशर्रफ साहब को मैं रोज दुआ देता हूँ अल्लाह ताला ने खैरियत से रखे। मैं उनसे मिलने की भी कोशिश कर रहा हूँ, उनके पास फूल वूल लेके जाऊँ, मुझे पता तो चले ना कि उनको हुआ क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो मेडिकल रिपोर्ट से ही पता चलेगा। एक कॉल है मुल्तान से। जी कौन है और कहाँ से कॉल कर रहे हैं ये बताइएगा, और क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ, मिर्जा गुलाम अहमद। मेरा डॉक्टर साहब से सिर्फ एक ही सवाल है, वो ये कि हुकूमतें तो जो बन जाती हैं, लेकिन उनको अवामी मसाइल हल करने पर गौर क्यों नहीं करती? सारी की सारी जो हुकूमतें होती हैं, क्यों नहीं अवामी मसाइल को हल करने पर गौर करती कि अवामी मसाइल को हल किया जाए? जी ठीक, बहुत शुक्रिया, आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है डॉक्टर साहब। अवामी मसाइल को हल करने के लिए हुकूमतें क्यों नहीं गौर करती हैं? और इससे पहले ये भी सवाल आया था कि मीडिया हल क्यों नहीं बताता है। डॉक्टर साहब बता दें हल। देखिए, मीडिया का काम, मीडिया जो है ना वो ओपिनियन मेकर हो सकता है, खबर दे सकता है। मीडिया पॉलिसी मेकर नहीं है। मीडिया बता सकता है कि करप्शन हुई है। मीडिया एक दौर था, मैं अब क्या कहूँ, एक दौर था इतनी सी खबर लगती थी ना, कहीं इतनी सी खबर जिस बंदे के बारे में लगती थी करप्शन की खबर, वो वैसी शर्म से मर जाता था। आप यकीन करें, मोहल्ले में पता चलता था ना कि फलाना आदमी करप्ट है, फलाना जी पुलिस में काम करता है, चोर है, वो मोहल्ला पूरा उसे बात करना बंद कर देता था। अब वो मोहल्ले का, जो मैं पहले भी अक्सर कहता हूँ कि वो मोहल्ले का हीरो होता है। वो जो बदमाश है ना, उसके पास घरों के लोग जाते हैं, ससुराल सास घरों के झगड़े वो बदमाश तय कर रहा होता है बैठ के। अब सोसाइटी चेंज हो चुकी है, अब सोसाइटी ही चेंज हो चुकी है। अब देखिए ना, अब वो क्लर्क, मोहम्मद अली क्लर्क हीरो नहीं है, मौला जट हीरो है। मसला ये है कि अब इस पूरे सूरत हाल में मीडिया एक ओपिनियन जनरेट कर सकता है, खबर दे सकता है। हल करना हुकूमत का काम है। वो पॉलिसी मेकर हैं, हम ओपिनियन मेकर, हम ओपिनियन बना सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हुकूमत, अब हुकूमत, पहली बात कौन सी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, हुकूमतें कहाँ हैं,
हुकूमतें क्यों हैं, हुकूमतें कैसे आई हैं, हुकूमतें कैसे जाएंगी, और हल क्यों नहीं निकाल रही मसाइल का, ये भी सवाल। असल तो रियासत, तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि मुल्क जो है ना, रियासत का सोचें, अदारों का सोचें, PI का सोचें, आप बिजली का सोचें, गैस का सोचें। छोटे छोटे इश्यूज अपनी जगह रह गए और एक हुकूमत पीछे वो उधर पे फिर सूबा निकलाया, फिर ये निकलाया, फिर वो निकलाया और अरबों खरबों रुपया छप के बाहर चला गया। अब खुदा जाने क्या कब आएगा वापस, कैसे आएगा। बिल्कुल मायूसी तब्दील हो रही है और बहरान को अपनी जगह खड़ा, बिल्कुल बहरान झूम तो है। नाज़रीन, आज कोशिश की आपके सवालों के जवाब दें, मुख्तलिफ प्रोग्राम इसलिए किया कि जो भी सवाल आपके जहनों में उठते हैं उनका जवाब आप डॉक्टर साहब से ले सके। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। डॉक्टर साहब, आखिर में वही मैसेज जो मैं हमेशा देता हूँ कि जी उम्मीद नहीं ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है, मायूसी को कुफ्र कहा गया है और स्ट्रगल करने, ज़िंदगी ही स्ट्रगल का नाम है। जब आप मायूस हो जाते हैं तो असल में आप मर जाते हैं उस दिन। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।